हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। और हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, और लिटरेरी टर्म्स पर ये वीडियो 13th है। और हमारा काम जो है कि हम एम.एच. अब्राहम जिसको पढ़ रहे हैं उसको हम सरल बना रहे हैं। और एम.एच. अब्राहम और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दोनों को कंसल्ट करके तैयार किया गया है। और ई लेटर की लिटरेरी टर्म्स हमको पढ़ रहे हैं, और ई लेटर पर ही ये थर्ड वीडियो है, जिसमें एपिक सिमिली, एपिक थिएटर, एपिग्राम, एपिग्राफ, एपिटैफ, एपिथेट, एपिलॉग, एपिथेलेमियन, यूफेज्म और यूफेइज्म, इन 10 टर्म को, जो 10 इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे। इसमें पहला है आपका एपिक सिमिलीज। आप जानते हैं कि सिमिली जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच है इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच हैज एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन एंड कंपैरिजन वर्ड्स सच लाइक एज सो आर यूज्ड। भाई, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होता है, तो देखिए समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट जिसकी हम दूसरे ऑब्जेक्ट से तुलना करती है, जो हमारा मुख्य ऑब्जेक्ट होता है, उसको प्राइमरी सब्जेक्ट या टेनर कहते हैं, और जिससे हम तुलना करते हैं उसको सेकेंडरी ऑब्जेक्ट या व्हीकल कहते हैं। तो फिर एपिक सिमिली क्या है? तो देखिए, हम पहले जो आपका प्राइमरी सब्जेक्ट होता है उसकी ही बढ़ोतरी करनी चाहिए, उसकी ही बढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, एपिक सिमिली आर फॉर्मल एंड सस्टेन्ड सिमिलीज, यानी निरंतर सिमिली होती हैं और फॉर्मल होती हैं, इन विच द सेकेंडरी सब्जेक्ट और व्हीकल इज इलेबोरेट फॉर बियॉन्ड इट्स स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ क्लोज पैरेलल टू द प्राइमरी सब्जेक्ट और टेनर। यानी कि जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है उसको इतना इलेबोरेट किया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है कि ये जो प्राइमरी सब्जेक्ट है उसके पैरेलल हो जाता है, जिससे इसकी तुलना की जाती है। समझ गए होंगे? इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो पहले, इससे पहले ये जान लें कि वर्जिल ने और मिल्टन ने होमर की जो एपिक थे उनसे इसको इमिटेट किया। आपका ये जो एग्जाम्पल लिया गया है एपिक सिमिली का, ये पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन की रचना है उसकी बुक फर्स्ट में फॉलन एंजल्स की जो कंपेयर किया जाता है वो मधुमक्खियों से, बीज से किया जाता है। तो देखेंगे जो आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट है इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग करते हैं, इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रयोग करते हैं। आप इसको जब इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। पेंडोमोनियम का निर्माण हो गया है, सैटर्न पेंडोमोनियम में मीटिंग ले रहा है, और उस मीटिंग में जब उनको बुलाया जाता है तो जो आपके फॉलन एंजल्स होते हैं वो छोटे छोटे रूप धारण कर लेते हैं, और मधुमक्खियों की तरह, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ झुंड बनाकर भिड़ बनाते हुए स्वार्म करती हुई आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार ये आपके फॉलन एंजल्स आगे क्यों बढ़ते हैं। तब अब कंपैरिजन देखिए एपिक सिमिली में, एज बीज, जैसे मधुमक्खियाँ इन स्प्रिंग टाइम व्हेन सन विद टॉरस राइड्स, जब सूरज जो आपका वृषभ राशि में आगे बढ़ता है, यानी कि बसंत ऋतु के मौसम में, तो मधुमक्खियाँ जिस प्रकार आगे बढ़ती हैं, पोर फोर्थ देयर पॉपुलस यूथ अबाउट द हाइव इन क्लस्टर। पॉपुलस यूथ का मतलब है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ उस छत्ते में झुंड बनाकर जाती हैं। उसी प्रकार कौन? फॉलन एंजल्स। दे अमॉन्ग फ्रेश ड्यूज एंड फ्लावर्स फ्लाई टू एंड फ्रो। मधुमक्खियाँ ताज़ा ओस और फूलों पर मड़राती हैं, यानी कि भटकती हैं, और ऑन द स्मूथ प्लैंक या चिकने तख्ते पर
यानी कि छत्ते के पास चिकना तख्ता है उस पर। और चिकना तख्ता क्या है? द सबअर्ब ऑफ देयर इस्तांबुल सिटाडेल। इस्तांबुल सिटाडेल जो उनका तिनकों का बना हुआ महल है या किला है, उसके पास ही जो तख्ता है वो सबअर्ब है, यानी कि उपनगर है। वहीं पर वो मधुमक्खियाँ भी जाती हैं। न्यू रब्ड विद बाम, ये मधुमक्खियाँ नए मोम से चमकती हुई होती हैं। एक्सपेडिएट एंड कन्फर देयर स्टेट अफेयर्स, वे अपने राज्य के मामलों को उस जगह पर जाकर चर्चा करती हैं। उसी तरह थिक एंड एरे, यानी कि घने और हवादार भीड़ जो है, स्वार्म एंड स्ट्रेन, सीधे जो है आपके पेंडेमोनियम की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर देखा आपने जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है जिसको बीकल बोलते हैं, बीज को इतना डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड पॉइंट है आपका एपिक थिएटर। देखिए, एपिक थिएटर को समझने के लिए आपको पहले एपिक समझना होगा। एपिक, तभी तो हम एपिक थिएटर समझेंगे। एपिक जानते हैं कि होमर ने जो कन्वेंशंस दी थी, पिछले वीडियो में हम एपिक के बारे में पढ़ा है, तो होमर ने एपिक की जो कन्वेंशंस दी थी, जो आपकी रीति रिवाज हैं, धारणा है, तो उनमें कहा गया है कि एपिक जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। आप जानते हैं कि रचना दो प्रकार से होती है, सब्जेक्टिव जिसको आत्मकथात्मक तौर पे बोला जाता है, यही कारण है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को सब्जेक्टिव पोइट कहा जाता है, युगिज्म। अब और दूसरी होती है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि अव्यक्तिगत। ठीक है, तो एपिक जो है अव्यक्तिगत के तौर पर फेमस होता है। तो यही बात, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी का नेचर यदि किसी प्ले में मंच पर होता है तो उस थिएटर को इन्होंने एपिक थिएटर कहा है। तो क्वेश्चन आता है कि पहला कि एपिक थिएटर किसने इस टर्म को अप्लाइड किया, तो वह है जर्मन प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेख्त। और इन्होंने इस टर्म को अपने प्लेज में 1920s के जो डिकेड है उसमें इसको दिया, यानी कि 1920 के दशक में इसको दिया। अब है क्या, इसको समझ देखते हैं। बाय द वर्ड एपिक, एपिक शब्द से इनका मतलब है ब्रेख्त का सिग्निफाइड प्राइमरी हिज अटेम्प्ट टू इवेल्युएट द स्टेज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द नरेशन, कि अपने नरेशन में वो ऑब्जेक्टिविटी के प्रयास को लाएं, यानी कि उसमें कोई व्यक्तिगत चीज़ें ना जुड़ी हों। इन होमरिक एपिक, जिस प्रकार होमर के एपिक में होती थी, इससे क्या उद्देश्य था इनका? बाय एम्प्लॉइंग अ डिटैच्ड नरेटर एंड अदर डिवाइस, यानी कि नरेटर जो कहता था वो भी उससे अलग होता था, डिटैच नरेटर द्वारा और दूसरी डिवाइस द्वारा, टू अचीव द एलाइनेशन इफेक्ट, ताकि एलाइनेशन इफेक्ट को वो प्राप्त कर सकें। अब समझिए भाई, आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, अपने आप को अलग रखना, और एलाइनेशन इफेक्ट क्या होता है, स्टेज पर, मंच पर प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस हो रही है प्ले का, तो इस तरह से परफॉर्म किया जाता था ताकि जो ऑडियंस है यहाँ पर बैठी हुई वो अपने आप को इस प्ले से जोड़ ना सकें, अपने आप को इस प्ले से डिटैच कर सकें, अलग रख सकें, ताकि क्या हो रहा है उस पर सही और गलत का निर्णय ले सकें। तो ऐसे इफेक्ट को, जो डिटैचमेंट वाला इफेक्ट था, उसको एलाइनेशन इफेक्ट कहा जाता है, अलगाव वाला प्रभाव। उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला है एपिग्राम। देखिए, एपिग्राम को हम दो शब्द हैं यहाँ पर, एक है एपिग्राम और दूसरा है आपका एपिग्राफ। ये दोनों ही लगभग एक जैसे हैं,
अंतर थोड़ा सा है, वो अभी समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन इसकी क्या है? द टर्म इज नाउ यूज्ड फॉर ए स्टेटमेंट वेदर इन वर्स और प्रोज विच इज टर्स, पॉइंटेड एंड बिट्टी। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट, ये चाहे वर्स और प्रोज किसी में भी हो सकता है, जो टर्स है यानी कि संक्षिप्त है, पॉइंटेड बिल्कुल सटीक है, एंड बिट्टी और जिसमें कोई बुद्धि की बात भी है। तो इस टर्म को हम कहते हैं एपिग्राम यानी कि सूक्ति। तो सूक्ति का उद्देश्य ही लोगों को मैसेज देना होता है, यानी कि लोगों को एक समझ देनी होती है। अब आप जानते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में एपिग्राम को इंग्लिश में काफ़ी कल्टीवेट किया गया इंग्लैंड में, और जॉन डन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट हैरिक, अलेक्जेंडर पोप, बहुत सारे जो है आपके 17th और 18th सेंचुरी के भी पोइट इसमें रहे थे। एग्जाम्पल है, विट इज़ व्हेन यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू आर थिंकिंग। बुद्धि तो तभी है जो आप सोच रहे हैं उसको व्यक्त भी कर पाएँ। अलेक्जेंडर पोप की रचना है। देयर इज नो गेन विदाउट पेन, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बेंजामिन फ्रैंकलिन की रचना है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। इसको आप सोचिए किस से लिया गया है। अब है एपिग्राफ, अभी आपने पढ़ा था। देखिए यही सूक्ति अगर किसी बुक, चैप्टर, पोइम के शुरू में रख दे तो ये सूक्तियाँ, यही एपिग्राम उस पाठ के, उस बुक के या उस पोइम के पहले एक प्रकार का उस कविता का, उस पाठ का या उस जिसको हम पहले रख रहे हैं उसका एक उद्देश्य को स्पष्ट कर देगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कोटेशन और मोटो प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, चैप्टर और पोइम एज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स थीम। कोई कोटेशन जो बुक के शुरू में लिखी जाती है तो वो पूरी बुक की एक थीम को दर्शाती है। जरूरी नहीं कि वो उसी राइटर के द्वारा लिखी गई हो जिसकी बुक है, बल्कि वो किसी से बोरो कर सकता है। जैसे कि हम कहें कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, आप जानते हैं कि ये आपका एपिग्राम विलियम वर्ड्सवर्थ का है, लेकिन अगर हम इसको किसी पोइम के शुरू में रख देते हैं तो उस पोइम का जो थीम है वो इस एपिग्राम के द्वारा पता लग जाएगा, तब ये वहाँ पर जाके क्या कहलाएगा? एपिग्राफ। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। और एपिग्राफ जो टर्म है, जरूरी नहीं कि कहीं पर हो, ये आपके मोनूमेंट या किसी कॉन पर भी इसको इंस्क्रिप्शन किया जा सकता है। एपिटैफ समाधि लेख, जानते हो विलियम शेक्सपियर का समाधि लेख आपने पढ़ा होगा। अ फॉर्म of words in prose or verse suited for inscription on a tomb, although many facetious verses composed as epitaph have not actually been inflicted on their victims' grave। देखिए समाधि लेख होता है तो बहुत सारी बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ समाधि लेख जो है उसके विक्टिम की कब्र पे नहीं लिखे गए, कोई बात नहीं लिखे गए, लेकिन इसको कब्र लेख ही बोलते हैं। एपिथेट क्या है? बहुत सारे किसी व्यक्ति के एक्शन होते हैं और बहुत सारे गुणों के द्वारा हम किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की पहचान कर लेते हैं, तो उसी के गुण के द्वारा उसका नाम रख देते हैं। बजरंग बली हनुमान आपने सुना होगा, तो आपने इनका कई भजन सुने होंगे, बलशाली, बहुत सारी बातें, या तो इनमें जो शुरू में जो एडजेक्टिव लग जाते हैं तो उनके नाम से, पवन पुत्र, उनके नाम से बहुत सारे जो एपिथेट लग जाते हैं उनको बोलते हैं गुण सूचक नाम, यानी कि गुण के द्वारा उस व्यक्ति की, उस वस्तु की पहचान हो जाना। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एज अ टर्म इन क्रिटिसिज्म, एपिथेट डिनोट्स एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज used to define distinctive quality of a person or thing। ये किसी व्यक्ति और चीज़ के एक विशेष गुणों के बारे में बताती है।
अब यहाँ पर देखिए, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज आपने पढ़ी होगी रचना जॉन कीट्स की, तो उसमें ये फ्रेज आई है सिल्वर स्नर्लिंग ट्रम्पेट, तो चांदी की तरह चमकती हो सकती है। स्नर्लिंग का मतलब है यहाँ पर गूंजती हुई, और ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही, यानी चांदी की तरह चमकती हुई गूंजती हुई ट्रम्पेट। अब है अलेक्जेंडर पोप का है फॉरफेक्स, यानी कि सड़सी, सड़सी जानते हो, बड़ी कैंची या सड़सी कह सकते हो। द ग्लिटरिंग चमकती हुई। अब होमरिक एपिथेट्स भी आए हैं बहुत सारे, इनको समझते हैं। एक्लिस आपका हीरो है इनकी रचनाओं का, तो फ्लीट फुटेड यानी कि बड़े पैर वाला, यानी बड़े बड़े पैर रहे होंगे तो बड़े बड़े पैर वाला एक्लिस, तो बड़े पैर इसकी पहचान हो गए। बोल्ट हर्लिंग ज्यूस, यानी कि बिजली को फेंकने वाला ज्यूस, इसको समझते हैं। देखिए ये हैं आपके गॉड ज्यूस, और ये क्या है, ये इनके एक हाथ में आकाशीय बिजली रहती है जिसको बोलते हैं लाइटनिंग। क्या होती है? लाइटनिंग। तो ये देवता ऐसे हैं, अगर कोई पृथ्वी पर कोई मिसबिहेविंग करता है ह्यूमन बीइंग, तो उस पर अपने आकाश से ये बोल्ट हर्लिंग करते हैं, यानी बिजली को फेंकने का काम करते हैं। तो बिजली के फेंकने का काम, हम लोग कहते हैं बोले तुझ पे वज्रपात हो जाए, तुझ पे बिजली गिर जाए, तो उसी प्रकार वो बिजली गिराने का काम ये कौन करते हैं? गॉड ज्यूस। तो गॉड ज्यूस का नाम ही पड़ गया बोल्ट हर्लिंग ज्यूस। उम्मीद करें इससे समझ में आया होगा कि आपका जो है ये एपिथेट्स क्या होते हैं। सी कैसा सी है? वाइन डार्क सी, यानी कि वाइन के कलर का सी। अब एपिलॉग तो जानते हैं, एपिलॉग को हिंदी में बोलते हैं भरत बाग, या दूसरा शब्द है उपसंहार, ये उपसंहार भी बोलते हैं। इनके किसी भी प्ले का ये लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो अ कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ एनी रिटन वर्क एट द एंड ऑफ सम प्लेस इन द एज ऑफ शेक्सपियर एंड जॉनसन। शेक्सपियर और जॉनसन के समय में प्लेस के अंत में इसको बोला जाता था, कंक्लूडिंग होती थी। तो कौन बोलता था? अ सिंगल करेक्टर वुड एड्रेस द ऑडियंस डायरेक्टली, यानी कि एक करेक्टर ऑडियंस से सीधे बात करता था, बेगिंग इंडल्जेंस एंड एप्लॉसेस, और उनसे प्रार्थना करता था कि आप हमारे इसमें शरीक होइए, और एप्लॉसेस माने तालियां बजाइए, शाबाशी दीजिए। बोथ द स्पीच एंड द स्पीकर वर नोन एज द एपिलॉग। तो जो बोलने वाला था और जो उसकी बोली जाने वाली स्पीच थी, दोनों को ही एपिलॉग कहा जाता था। स्पीच उसकी बोली गई और जो स्पीकर है, दोनों को ही एपिलॉग कहा जाता था। समझ गए होंगे। आप जानते हैं कि एज यू लाइक इट में लास्ट में जो भरत बाग बोला जाता है, यानी कि एपिलॉग बोला जाता है, वो रोजालिंड जो उसकी हीरोइन होती है वो बोलती है, और वो कहती भी है कि भरत बाग यानी कि एपिलॉग को बोलने वाला पुरुष होता है, लेकिन माफ़ करना, मैं एक महिला होकर के इस भरत बाग को, इनके एपिलॉग को बोल रही हूँ। अब बात करते हैं एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन का मतलब होता है वैवाहिक गीत, आ सॉन्ग और पोइम सेलिब्रेटिंग आ वेडिंग, और इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है एपिथैलेमिया, एंड ट्रेडिशनली इंटेंडेड टू बी संग आउटसाइड द ब्राइडल चैम्बर और द वेडिंग नाइट, यानी कि जो वेडिंग नाइट होती थी उसमें ब्राइडल का जो चैम्बर होता था, दुल्हन का कक्ष होता था, उसके बाहर इसको जो है गाया जाता था। अब ग्रीक में एपिथैलेमियन का मीन होता है एट द ब्राइडल चैम्बर, सिंस द वर्सेस वर ओरिजिनली रिटन
टू बी संग आउटसाइड द बेडरूम ऑफ ए न्यूली मैरिड कपल। यानी न्यूली मैरिड कपल के जो बेडरूम होता था उसके बाहर इस को गाने के लिए लिखा जाता था। तो एपिथेलियम का जब अर्थ आएगा तो उसका जो अर्थ निकलेगा, इट इज ए ब्राइडल सॉन्ग और एट द ब्राइडल चैम्बर। क्लासिकल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि एडमंड स्पेंसर ने अपनी एपिथेलियम लिखी और इसका बहुत ही सुंदर सा मॉडल है। लेकिन उससे पहले भी क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल जो प्रैक्टिशनर्स रहे हैं इसके, ग्रीक राइटर रहे हैं सैफो और थियोक्राइटस, रोमन राइटर ओविड एंड कैटलस रहे हैं, और ये रेनेसा पीरियड में इसको कल्टीवेट किया गया, इस समय बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। अब एडमंड स्पेंसर की जो रचना है एपिथेलियम, ये इंग्लिश का मॉडल है और सेलिब्रेटिंग हिज ओन मैरिज, इन्होंने अपनी खुद की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए एपिथेलियम लिखा और ये गिफ्ट था। ही कंपोज्ड एज ए वेडिंग गिफ्ट टू हिज ब्राइड। तो अपनी खुद की ब्राइड के लिए इन्होंने इसको वेडिंग गिफ्ट दिया। इन दो शब्दों को समझेंगे, एक है यूफेमिज्म और दूसरा है आपका यूफ्यूइज्म। ये यूफीइज्म है और ये यूफेमिज्म है, दोनों में अंतर है, एक जैसे लग रहे हैं और बहुत अंतर है। यूफेमिज्म क्या है, इसको बोलते हैं मधुर भाषण या मंगल भाषण, और दूसरा अभी जो हमने लिखा था ये एक प्रोज स्टाइल है जिसको जॉन लिली ने इंट्रोड्यूस किया। जॉन लिली ने इसका यूज किया। आपके जॉन लिली कौन है? आपके यूनिवर्सिटी बिट्स के एक ड्रामेटिस्ट हैं। क्या होता है? एन ऑफेंसिव इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए ब्लंट वन, यानी कि जो तीखी आपकी भाषा होती है उसको ना बोल करके इन ऑफेंसिव वे में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि दूसरी तरह से इसको घुमाकर प्रयोग किया जाता है। दैट इट इज फेल्ट टू बी डिसएग्रीएबल और एम्ब्रासिंग, यानी कि ऐसी भाषा, ऐसी ब्लंट भाषा जो एम्ब्रासिंग होती है, जो स्वीकार्य करने वाली नहीं होती है, उसको घुमा फिरा करके बोला जाता है ताकि वो एग्रीएबल हो जाए। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है। और फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? सॉरी, ये फिगर ऑफ स्पीच है व्यंजना। क्या? व्यंजना। ठीक, ध्यान रखना, ये आपका यूफेमिज्म है, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है। इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए गॉस डर्म को मंगल है तो गॉड डैम के बदले इसको बोला जाता है। किसी के पिताजी मर जाएं तो हम कहेंगे आपके पिताजी मर गए, तो बुरा मान जाएगा, हम कहेंगे आपके पिताजी गुजर गए। तो डाई का जो यूफेमिज्म है वो आपका पास अवे है। हम टॉयलेट ना कह करके कंफर्ट सेक्शन कह देते हैं, टू स्लीप विद कह देते हैं, टू हैव इंटरकोर्स विद ना कह करके। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही सेक्सुअल जो यूफेमिज्म है विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी का जो दूसरा इसी की तरह आवाज़ वाला है वो है यूफेइज्म। मिज्म नहीं है, देखिए MISM नहीं है, ये यूफेइज्म है। और ये क्या है? ये आपकी एन इलेबोरेटली ऑर्नेट प्रोज स्टाइल है, रिचली डेकोरेटेड विद रिटोरिकल फिगर, जो आपके शब्दों का फिगर है। रिटोरिकल का मतलब होता है शब्दों का, जो शब्दों का फिगर है बहुत ही रिचली जो है ये प्रोज स्टाइल है। बहुत सारे सजावटी शब्दों का प्रयोग करना। अब इस टर्म को जो ओरिजिनेट किया है वो जॉन लिली ने किया है, और इनकी दो प्रोज रोमांस हैं, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, और इसका सिक्वल जो 1580 में आया यूफियस एंड
हिज इंग्लैंड। और इसके साथ साथ उन्होंने कई अपने स्टेज कॉमेडी में इसको प्रयोग किया यूफेमिज्म को। यूफेमिज्म को तो क्या है, अब ये तो ऊपर जो पढ़ा आपने ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से था, और एमएच अब्राहम की जो उसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है आ कॉन्स्पिक्यूअसली फॉर्मल एंड इलेबोरेटेड प्रोज स्टाइल। यह एक स्पष्ट सी सुस्पष्ट, कॉन्सिक्वेंसली का मतलब होता है सुस्पष्ट, फॉर्मल और इलेबोरेट प्रोज स्टाइल है, विच हैड ए बैग्यू इन 1580s, जो 1580s के डिकेड में काफ़ी प्रचलन में रही थी। बैग्यू का मतलब प्रचलन में रही थी, चलन में थी। इन ड्रामा, प्रोज, फिक्शन एंड प्रोबेबली आल्सो इन द कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश कोर्ट सर्कल्स। तो ये इतनी फेमस हो गई थी कि ड्रामा में लोग, प्रोज में, फिक्शन में, इवन टू जो दरबारी लोग होते थे, कुलीन लोग होते थे, उनके मध्य में इसका यूज होता था। अब ये प्रोज स्टाइल है क्या, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, द स्टाइल इज सेंटेंसियस। ये जो यूफिज्म है ये आपका एक सेंटेंस के मार्ग नेचर है कि प्रोज स्टाइल है, तो प्रोज स्टाइल है सेंटेंस के मीडियम से ही लिखी जाएगी। दैट इज फुल ऑफ मोरल मैगजिम्स, जिसमें बहुत सारी नैतिक मैगजिम्स होती हैं, कहावतें होती हैं, यानी कि सूक्तियाँ कह सकते हो। रिलाइज परसिस्टेंटली ऑन सिंथेटिकल बैलेंस एंड एंटीथेसिस, यानी कि एंटीथेसिस के द्वारा और सिंथेटिकल बैलेंस के द्वारा इनको भी यूज किया जाता है। रीइंफोर्सेस द स्ट्रक्चरल पैरेलल्स बाय हैवी एंड इलेबोरेट पैटर्न ऑफ अलिट्रेशन एंड एसोनेंस। इनके जिस प्रकार पोइम में अलिट्रेशन, एसोनेंस एंड अदर फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर को पैरेलल करने के लिए, जोड़ देने के लिए ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करते थे। इवन टू रिटोरिकल क्वेश्चन भी प्रयोग करते थे, जैसे कहाँ गए वो दिन, कहाँ थे आप, इस प्रकार का। एंड एडिक्टेड टू लॉन्ग सिमिलीज एंड लर्न्ड एल्यूजन्स, और बड़ी बड़ी सिमिली और एल्यूजन्स का प्रयोग करते थे। लर्न्ड एल्यूजन्स यानी कि बहुत ही ज्ञान भरे उदाहरण लेके आते थे, उद्धरण बोलते हैं इसको। ड्राउन फ्रॉम मैथोलॉजी एंड द हैबिट ऑफ लेजेंडरी एनिमल्स, यानी कि मैथोलॉजी से लेकर के भी ये उदाहरण का यूज करते थे। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार यूफियस में इस एग्जाम्पल का प्रयोग किया गया है। करेक्टर है एक फ्लोटस, और जो वो कह रहा है, आई सी नाउ दैट द फिश स्कोलोपीडस इन द फिलेट एरिस एट द वैक्सिंग ऑफ द मून। और मून कैसा है, एज वाइट एज ड्राइविन स्नो, पिघलते हुए जो आपका स्नो है उसकी तरह सफ़ेद। तो लैंग्वेज में ये जो आपके सिमिली की तरह इसको प्रयोग किया गया है। एंड द बर्निंग एज ब्लैक एज द बर्न्ड कोल, ऐसा काला जैसे कि जला हुआ कोयला हो। सो यूफियस, ऐसा ही यूफियस है। विच एट द फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑफ आवर फैमिलिटी वॉज वेरी जूलियस इज नाउ एट द लास्ट कास्ट बिकम मोस्ट फेथलेस। उम्मीद कर रहे हैं आपको यूफिज्म समझ में आया होगा। ये आपकी प्रोज स्टाइल है और हाईली ऑर्नेटेड है, यानी कि हैवी प्रोज स्टाइल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।